Hello everyone, this is Devang Pathak and we are starting NEET's next lecture। जैसा कि पिछले जो लेक्चर्स आपने देखे होंगे उसमें हमने बताया था कि हम 11th के और 12th के टॉपिक्स पैरेलली चलाएंगे। हम 11th क्लास की भी टॉपिक्स आपको पढ़ाएंगे और 12th क्लास के टॉपिक्स भी आपको साथ साथ पढ़ाएंगे। तो जो बच्चे 11th क्लास में हैं वो 11th के टॉपिक्स 1 बाय 1 देखते जाएं और जो 12th में पढ़ाई कर रहे हैं वो 12th के टॉपिक्स देख सकते हैं। आज हम क्लास स्टार्ट कर रहे हैं 12th के टॉपिक से। पहला जो चैप्टर है आपका क्लास 12th का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, हम उससे इस क्लास को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि फिजिक्स की जो ब्रांच है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ये आपके सिलेबस का काफ़ी सारा पार्ट जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंतर्गत आता है, जिसमें आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स दो अलग अलग ब्रांचेस इसके अंदर हम पढ़ते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो है वो स्टडी ऑफ चार्ज है, जिसके पूरे के अंतर्गत हम चार्ज के बारे में स्टडी करते हैं, रुके हुए चार्ज के बारे में या चलते हुए चार्ज के बारे में। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर हम इलेक्ट्रिक चार्ज या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चार्ज जिसको हम कह सकते हैं, इसकी स्टडी है पूरी, जिसको हम दो टुकड़ों में तोड़ के पढ़ाई करते हैं। जिसका पहला जो भाग है, पहला जो पार्ट है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसमें हम रुके हुए चार्ज की स्टडी करते हैं। और जो दूसरा पार्ट है जिसको हम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स कहते हैं, उसमें हम गतिशील आवेश यानी चलते हुए चार्ज, मोबाइल चार्ज की हम स्टडी करते हैं। तो इस चैप्टर को हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है और जो ब्रांच हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को हम दो हिस्सों में तोड़ के पढ़ते हैं। जिसका जो पहला पार्ट है इसको हम जानते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के नाम से, और जो इसका दूसरा पार्ट है उसको हम जानते हैं इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के नाम से। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर जब हम चार्ज की स्टडी करेंगे तो यहां पर जो चार्ज है वो रहेगा एट रेस्ट, और वेरी स्लोली मूविंग भी हम कह सकते हैं कि बहुत बारीक, बहुत मामूली सी वेलोसिटी से अगर चार्ज चल रहा हो, जिस वेलोसिटी को हम अनुभव नहीं कर सकते कि वो बहुत तेज चल रहा है, बहुत धीमी गति से चलते हुए चार्ज या रुके हुए चार्ज का अध्ययन हम जिस ब्रांच में करेंगे वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का पार्ट कहलाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, वेयर चार्ज इज एट रेस्ट। और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के अंदर जो चार्ज रहेगा विल बी इन मोशन, यानी कि जो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स है उसके अंदर हम गतिशील आवेश यानी कि चलते हुए चार्ज की स्टडी करेंगे। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के दो पार्ट हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड स्टडी ऑफ चार्ज इन मोशन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। हमारे सिलेबस के अंदर यहां पे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर चार्ज की जो प्रॉपर्टीज हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल और कैपेसिटेंस, इनके बारे में पढ़ेंगे। और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के अंदर हम स्टार्टिंग फ्रॉम इलेक्ट्रिक करंट, इसके बाद मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन EMI और लास्ट में AC। ये टॉपिक्स जो हैं हम इनके अंदर पढ़ाई करेंगे। तो सबसे पहली जो हमारी क्लास होगी वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की क्लास होगी, जहां हम रुके हुए चार्ज की स्टडी करेंगे और वहां से हम शुरू करेंगे जहां से चार्ज की प्रॉपर्टीज को हम सबसे पहले पढ़ेंगे और उसके बाद इन चैप्टर्स को हम आगे आगे पढ़ते जाएंगे। ये मैंने एक छोटा सा क्लासिफिकेशन बताया आपको कि किस तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को हम पढ़ते हैं। उसको दो हिस्सों में तोड़ के पढ़ते हैं हम। एक स्टडी होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, एक होती है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। यहाँ रुके हुए चार्ज को पढ़ेंगे, यहाँ मोबाइल यानी गतिशील चार्ज का हम अध्ययन करेंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा पहला चैप्टर जो क्लास 12 का पहला चैप्टर है। और यहाँ से नीट IIT में दोनों में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम धीरे धीरे पहले कंसेप्ट्स पढ़ेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चंस पे जो कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं उन पर मूव करेंगे।
तो मैं आपको ये भी बताऊंगा साथ साथ कि न्यूमेरिकल्स किस तरह से सॉल्व करेंगे, क्या स्ट्रेटजी रहेगी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने की। सबसे पहले बहुत जो फोकस करना है आपको कंसेप्ट्स पे करना है। क्लास 11th के अंदर जो चीज़ें होती थी प्रैक्टिकली हम उनको देख पाते थे, कोई ऑब्जेक्ट है जो चल रहा है, मोशन में है, किसी पत्थर को हम घुमा रहे हैं, स्प्रिंग मास है, लोड वो SHM कर रहा है, ये सारी चीज़ें विजुलाइज कर सकते थे। लेकिन 12th की जो स्टडी है, जहाँ हम चार्ज के बारे में, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ेंगे, वहाँ ज़्यादा चीज़ें ऐसी हैं जो हमको खुली आंखों से दिखाई नहीं देती, तो हमको इमेजिनेशन के तौर पे पढ़ना पड़ता है। इसलिए थोड़ा ध्यान से हम सारे कंसेप्ट्स को पढ़ेंगे। तो हमारे जो पहला चैप्टर है उसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स किसे कहते हैं, इसकी डेफिनेशन लिखेंगे आप लोग कि द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द स्टैटिक चार्ज, इट्स प्रॉपर्टीज एंड इंटरेक्शन। फिजिक्स की वो ब्रांच जिसके अंदर हम स्टैटिक यानी रुके हुए चार्ज की प्रॉपर्टीज, उसकी इंटरेक्शंस की स्टडी करते हैं, वो क्या कहलाती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहलाती है। यहां पर हम रुके हुए चार्ज का अध्ययन करेंगे, उसकी स्टडी करेंगे, उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे, उसकी इंटरेक्शंस के बारे में पढ़ेंगे कि वो दूसरे चार्जेस से या दूसरी वस्तुओं से, दूसरे बॉडीज से कैसे इंटरेक्शन करता है। तो ये डेफिनेशन आप लिख लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट स्टैटिक चार्ज, इट्स प्रॉपर्टीज एंड इंटरेक्शन। अब हम इसके बाद जो चीज पढ़ते हैं, अगला टॉपिक वो है चार्ज। व्हाट डू यू मीन बाय चार्ज? चार्ज क्या है? वैसे हम चार्ज को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चार्ज कहते हैं। क्योंकि चार्ज एक ऐसी एंटिटी है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों फिनोमिना होती है। यानी कि चार्ज रिस्पॉन्सिबल होता है इलेक्ट्रिकल इंटरेक्शंस के लिए और मैग्नेटिकल इंटरेक्शंस के, दोनों के लिए ही चार्ज रिस्पॉन्सिबल है, इसलिए उसको साइमल्टेनियसली हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चार्ज कहते हैं। लेकिन क्योंकि हम इस पूरी स्टडी को दो टुकड़ों में तोड़ के करते हैं, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, एक मैग्नेटिज्म है, तो जब भी हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ते हैं हम इसे इलेक्ट्रिक चार्ज बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक चार्ज। और जब भी हम मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे तो हम इसको बोलेंगे मैग्नेटिक चार्ज। ये सारी की सारी घटनाएं एक ही चीज की वजह से होती हैं। धीरे धीरे आप पढ़ोगे कि इन सब चीज के लिए जिम्मेदार कौन है, इलेक्ट्रॉन। जितनी भी इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फिनोमिना होती हैं उन सब के लिए जो जिम्मेदार है वो है इलेक्ट्रॉन। यानी कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज है वो इन सब का जिम्मेदार है। लेकिन धीरे धीरे हम उन चीज़ों को सीखेंगे, अभी हम बेसिक्स पढ़ रहे हैं तो आप थोड़ा थोड़ा समझिए। इस चैप्टर के अंदर हम चार्ज को इलेक्ट्रिक चार्ज के नाम से बोलेंगे या केवल चार्ज भी बोलेंगे। तो इलेक्ट्रिक चार्ज किसे कहते हैं? क्या आपने कभी मास देखा है? मास, हम डेफिनेशन पढ़ी है हमने 11वीं क्लास में कि मास क्या होता है, द क्वांटिटी ऑफ सबस्टेंस इन एनी बॉडी इन एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मास। किसी भी बॉडी के अंदर या ऑब्जेक्ट के अंदर जो भी सबस्टेंस है, जितना है उसकी क्वांटिटी कितनी है, वो उसका मास कहलाती है। क्या हमने कभी मास को देखा है? आपने कभी मास को देखा है? क्या आपको मास दिखाई, आपके आसपास जहाँ कमरे में बैठ के आप पढ़ाई कर रहे हैं वहाँ देखिए आपको कहीं मास दिखाई दे रहा है? कुछ लोग ऐसा सोच सकते हैं कि हमको मास दिखाई दे रहा है, चारों तरफ जो भी चीज़ दिख रही है सब में मास है, हमको मास दिखाई दे रहा है। ये जो चौक आप देख रहे हैं, आपको जो चीज़ दिखाई दे रही है वो इस चौक का मटेरियल दिखाई दे रहा है। जिस चौक से ये जो भी है कैल्शियम पाउडर जो भी जिससे बनी हुई है, उस चौक का मटेरियल आपको दिखाई देगा, लेकिन मास जो है चौक का वो दिखाई नहीं दे सकता। उसको केवल महसूस कर सकते हैं हम, वो भी उसके वेट या ग्रेविटी की वजह से हम उसके मास को महसूस कर पाते हैं। किसी बॉडी का मास जिसका ज़्यादा होता है उसका वेट भी ज़्यादा होता है अर्थ पे, और अगर किसी का मास कम है तो उसका वेट भी हमको कम फील होता है। तो मास किसी ऑब्जेक्ट की वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो ऑब्जेक्ट ग्रेविटेशनल जो पुल है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो फील करता है। ये बात समझ में आई? तो ये इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है किसी ऑब्जेक्ट की, किसी पार्टिकल की, किसी भी सबस्टेंस की, कि उसके अंदर मास है, ये उसकी प्रॉपर्टी है। उसकी वजह से क्या होगा, वो ग्रेविटेशनल पुल को एक्सपीरियंस करेगा, वो ग्रेविटेशन को एक्सपीरियंस करेगा मास की वजह से। हम मास को केवल फील कर सकते हैं। सिमिलरली चार्ज भी मास की तरह एक प्रॉपर्टी है, और चार्ज की वजह से ऑब्जेक्ट्स के बीच में इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक इंटरेक्शंस होती हैं। और ये जो चार्ज है ये किसकी प्रॉपर्टी है? चार्ज प्रॉपर्टी है फंडामेंटल पार्टिकल्स की। किसकी?
फंडामेंटल पार्टिकल्स। फंडामेंटल पार्टिकल कौन कौन से हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक में जब भी हम पढ़ेंगे तो फंडामेंटल पार्टिकल दो होंगे, जो बोलेंगे हम प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। ये हमारे फंडामेंटल पार्टिकल हैं, और चार्ज जो है वो इन्हीं दोनों पार्टिकल की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। द चार्ज इज प्रॉपर्टी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल by which electrical and magnetic interactions takes place। चार्ज फंडामेंटल पार्टिकल प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टी है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इंटरेक्शंस जो हैं वो ऑब्जेक्ट्स के बीच में होती है। तो यहाँ से आप चार्ज की डेफिनेशन लिख सकते हैं। चार्ज इज अ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल by which electrical interactions and magnetical interactions takes place। चार्ज ही की वजह से इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इंटरेक्शंस होती हैं। अब हम आते हैं चार्ज की प्रॉपर्टीज के बारे में। चार्ज हमने समझ में आ गया, जैसे मास किसी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी होती है, ऐसे ही चार्ज भी उसकी प्रॉपर्टी होती है। किसी भी ऑब्जेक्ट की कई सारी प्रॉपर्टीज होती हैं, वो उन प्रॉपर्टीज को तब एग्जिबिट करते हैं जब वो उससे संबंधित कोई काम कर रहे होते हैं। जैसे अगर हम इस चौक को छोड़ते हैं, तो जब चौक छोड़ने पर नीचे गिरती है, तो नीचे गिरने का मतलब इसका मास, अपनी जो ये चौक है इसकी अपनी मास प्रॉपर्टी को एग्जिबिट कर रहा है, और ग्रेविटी के अंदर ये नीचे की तरफ गिर रहा है। वही अगर आपने देखा होगा कि अभी एक कंघी को हम अपने बालों में फेर के और कागज के छोटे छोटे टुकड़ों के पास लेके जाते हैं, तो कागज का टुकड़ा कंघी की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। कागज के टुकड़े में भी मास है, लेकिन वो नीचे जाने के बजाय वो कंघी की तरफ अट्रैक्ट होता है ऊपर, और वो वहां पर अपनी जो है चार्ज प्रॉपर्टी, मास के बजाय अपनी चार्ज प्रॉपर्टी को एग्जिबिट करता है, क्योंकि ग्रेविटेशनल पुल से ज्यादा वो जो अट्रैक्शन फोर्स है कॉम्ब का कागज के टुकड़े पर, वो ज्यादा इफेक्टिव है। तो एक ही मटेरियल, एक ही ऑब्जेक्ट कई सारी प्रॉपर्टीज रख सकता है, उसकी कई सारी प्रॉपर्टीज होती हैं, लेकिन अलग अलग केसेस में अलग अलग प्रॉपर्टीज को ऑब्जेक्ट जो है वो एग्जिबिट करते हैं। तो चार्ज हमने पढ़ा, the characteristic property of fundamental particles proton and electrons by which electrical and magnetic interactions takes place। चार्ज की वजह से ही सारी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फिनोमेना होती हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे आगे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज के बारे में। चार्ज की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है इसके बारे में हम अब पढ़ेंगे एक एक करके। ये प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आपको ध्यान से पढ़ना है, ये बहुत आगे तक काम आती है। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। सबसे पहली प्रॉपर्टी, चार्ज की सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है? सबसे पहली प्रॉपर्टी यह है कि चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी। हमने 11वीं क्लास के जो भी टॉपिक्स हैं उनमें पढ़ा होगा कि ऐसी क्वांटिटीज जिनको डिस्क्राइब करने के लिए केवल मैग्नीट्यूड चाहिए, यानी कि एक न्यूमेरिकल वैल्यू और एक यूनिट चाहिए, उन क्वांटिटीज को हम स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। और चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है जिसको डिस्क्राइब करने के लिए वी नीड ओनली मैग्नीट्यूड, सो चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी। और इसका जो यूनिट है, इसका जो SI यूनिट होता है, SI यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम। SI यूनिट चार्ज का क्या है? कूलम। और इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो है A1 T1, और वी कैन राइट इट एज T1 A1। ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला है। ये डायमेंशनल फॉर्मूला हमने कैसे निकाला? आपने 9th-10th में एक इक्वेशन पढ़ी होगी, इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज I इक्वल्स टू Q/T। अगर यहां से हम Q की वैल्यू निकालें, वेयर Q इज I एंड T, सो डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट I इज A1 एंड डायमेंशन ऑफ टाइम इज T1, so that the dimensions of charge is A1 T1। the dimension formula of charge is A1 T1 and dimensions are 1 and 1, क्योंकि जो पावर्स हैं उन्हीं को हम डायमेंशंस कहते हैं। तो ये चार्ज जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, और इसकी जो यूनिट है SI वो कूलम है, और इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो A1 T1 है। आप जो भी चीज़ नोट करने की लगे, आप अपनी वीडियो को पॉज करें और फटाफट से उन चीज़ों को नोट कर लें। चलिए आगे चलते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है? सेकेंड प्रॉपर्टी है चार्ज की, देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्ज।
चार्ज कितने टाइप का होता है? दो टाइप का, एक होता है पॉजिटिव और दूसरा होता है नेगेटिव। चार्ज कितने टाइप का होता है? पॉजिटिव और नेगेटिव, दो टाइप का चार्ज होता है। इसका एक एक्सपेरिमेंट भी है, आपकी किताब में दिया हुआ है, जहां हम एक ग्लास रॉड को एक सिल्क के क्लॉथ से और एक एबोनाइट रॉड को जो है कैट फर से रगड़ के और दूसरी रॉड्स जो लटकाई हुई होती है उनके पास लेके जाते हैं, तो वहाँ उनका जो बिहेवियर है कि वो एक रॉड दूसरे से अट्रैक्ट होती है और दो जो सिमिलर रॉड होती हैं वो एक दूसरे को रिपेल करती हैं। तो वहाँ से हमको पता लगता है कि चार्ज जो है वो दो टाइप का होता है। सबसे पहले ये जो एक्सपेरिमेंट था, ये जो बात बताई वो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताई थी और उन्होंने इसको नाम दिया था पॉजिटिव और नेगेटिव। पहले चार्जेस को विट्रियस और रेजिनस के नाम से जाना जाता था, बाद में विट्रियस और रेजिनस का नाम बदल के पॉजिटिव और नेगेटिव किया गया, जिससे पढ़ने में या समझने में इनको सहूलियत होती है। लेकिन यहाँ पर हमको ये गलती नहीं करनी है कि पॉजिटिव का मतलब प्लस और नेगेटिव का मतलब माइनस। ये मैथमेटिकल सिंबल नहीं है, ये पॉजिटिव और नेगेटिव केवल इनकी नेचर को शो करते हैं। यहाँ हमको मैथमेटिकल नहीं समझना। अगर मैं एक एग्जांपल से आपसे पूछूं कि एक व्यक्ति के पास +20 कूलम चार्ज है और दूसरे व्यक्ति के पास -30 कूलम चार्ज है, तो किसके पास ज़्यादा चार्ज है? इन दोनों में से ज़्यादा चार्ज कौन सा है, बड़ा वाला चार्ज कौन सा है? तो सही आंसर क्या है? -30 कूलम इज द लार्जर। ये वाला चार्ज जो है, ये जो आवेश है, ये चार्ज ज़्यादा है, +20 कम है। मैथमेटिक्स में हम पढ़ते हैं कि जो नेगेटिव वाली संख्याएं होती हैं, नेगेटिव नंबर्स होते हैं, वो प्लस वाले से, पॉजिटिव वाले से छोटे होते हैं। लेकिन यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव उनका मैथमेटिकल साइन नहीं है, मैथमेटिकल मीन नहीं है। या पॉजिटिव और नेगेटिव केवल आपको चार्जेस के दो अलग अलग नेचर बताने के लिए बताए गए हैं, जिनका नाम पहले विट्रियस और रेजिनस था, बाद में सुविधा के लिए उनका नाम पॉजिटिव और नेगेटिव रखा गया। तो ये चार्ज की हुई सेकंड प्रॉपर्टी कि चार्ज कितने टाइप का होता है? दो टाइप का, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, जहां पॉजिटिव और नेगेटिव जो है उनकी नेचर से, ना कि मैथमेटिकल सिंबल है। 20 कूलम चार्ज पॉजिटिव, -30 कूलम चार्ज नेगेटिव, -30 कूलम इज लार्ज। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है चार्ज की, प्रॉपर्टी नंबर 3, दैट सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर। सेम चार्जेस का मतलब है सेम नेचर के चार्जेस। अगर हम पॉजिटिव और पॉजिटिव को पास लेके आएंगे तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। सिमिलर नेगेटिव और नेगेटिव को एक दूसरे के पास लाएंगे तो ये भी एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। और अगर अपोजिट चार्जेस को हम लेके आएंगे प्लस और माइनस, देन दे विल अट्रैक्ट ईच अदर। यानी कि अगर अपोजिट नेचर के चार्जेस हैं तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, और अगर सेम नेचर के चार्जेस हैं तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। प्लस एंड प्लस दे विल फील रिपल्शन, प्लस एंड माइनस दे विल फील अट्रैक्शन। ये बात सबके समझ में आ गई आपके? ठीक है, ये प्रॉपर्टी नंबर हो गई 3rd। अगली प्रॉपर्टी पे चलते हैं। अब जो प्रॉपर्टीज आएंगी वो इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान से समझना है। प्रॉपर्टी नंबर 4, द एडिटिविटी ऑफ चार्ज। एडिटिविटी ऑफ चार्ज का मतलब क्या है? मान लीजिए हमारे पास ये एक बॉक्स है और इसके अंदर कई सारे चार्जेस हैं, लेट देम Q1, Q2, Q3, Q4 एंड सो ऑन Qn। एक बॉक्स के अंदर हमारे पास कई सारे चार्जेस हैं। तो एडिटिविटी ऑफ चार्ज क्या बोलती है कि किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में जो टोटल चार्ज है वो उस सिस्टम में प्रेजेंट जितने भी चार्जेस हैं उन सब के एल्जेब्रिक सम के बराबर होता है। एल्जेब्रिक सम का मतलब सिंपल सम, जैसे 1 + 2 3, 3 + 5 8, एल्जेब्रिक सम के बराबर होता है। यानी कि इस सिस्टम का पूरा जो टोटल चार्ज होगा Q net, दैट टोटल चार्ज विल बी sum of all charges present in that system, which is Q1 + Q2 + Q3 and so on plus Qn, or else we can write summation of all Qi where value of I equals to 1 to n. So that is Q net of this system। किसी भी सिस्टम का जो टोटल चार्ज है वो इस सिस्टम में प्रेजेंट जितने भी चार्जेस हैं उन सबके एल्जेब्रिक सम या नॉर्मल सिंपल सम के बराबर होता है। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं।
कि मान लीजिए मेरे पास एक बॉक्स है और इस बॉक्स के अंदर कुछ चार्जेस हैं, +2 कूलम, -3 कूलम, -4 कूलम, +6 कूलम एंड -7 कूलम। फाइंड आउट व्हाट इज नेट चार्ज ऑफ दिस सिस्टम। इस सिस्टम का जो नेट चार्ज है वो कितना है, आपको ये फाइंड करना है। फटाफट से वीडियो पॉज करो और जल्दी से बताओ, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। तो क्या इसके अंदर नेट चार्ज कितना है, हमको जितने भी चार्जेस हैं उन सबका सिंपल एल्जेब्रिक सम करना है विद साइन। अभी मैंने आपको बताया था कि ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव हैं ये बाय नेचर हैं, लेकिन एक्सपेरिमेंट से ये प्रूव हुआ है कि एक पॉजिटिव चार्ज अपने सिमिलर अमाउंट के नेगेटिव चार्ज के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देता है। इसलिए यहां जो +2 है ये -2 के इक्विवेलेंट चार्ज के इफेक्ट को जो है वो कैंसिल कर देता है। तो जब भी हम सम करेंगे हम नॉर्मल मैथमेटिकल सम करेंगे, एल्जेब्रिक सम करेंगे, यानी कि इस सिस्टम का जो टोटल चार्ज है वो होगा +2 -4 -3 -7 एंड +6। सो 2 and 6 +8 and 3 and 7 10 and 4, that is -14 and +8. So +8 -14, then Q net of this system will be -6 कूलम। इस सिस्टम का जो नेट चार्ज होगा वो कितना होगा, -6 कूलम। यानी कि हमको केवल किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का टोटल चार्ज निकालना है तो उसमें जितने भी चार्ज प्रेजेंट है अंदर उन सब का एल्जेब्रिक सम लेना है। फटाफट से इसको उतार लीजिए, अगली प्रॉपर्टी की तरफ हम बढ़ेंगे। तो ये सबके समझ में आ गया। एडिटिव प्रॉपर्टी क्या है चार्ज की, कि किसी भी सिस्टम के अंदर टोटल चार्ज कितना है, जितने भी चार्जेस प्रेजेंट हैं उन सबका हम क्या करेंगे, एल्जेब्रिक सम करेंगे। ओके, नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज विच इज कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। Property number 5, that is called law of conservation of charge। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या है, जब आपने 11th क्लास पढ़ी होगी तो वहां आपने 2 कंजर्वेशन लॉ पढ़े होंगे। एक कंजर्वेशन लॉ था मोमेंटम कंजर्वेशन और एक पढ़ा होगा आपने एनर्जी कंजर्वेशन लॉ। मोमेंटम कंजर्वेशन क्या है कि किसी भी सिस्टम का टोटल मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहता है, और एनर्जी कंजर्वेशन क्या है कि किसी भी सिस्टम का की टोटल एनर्जी जो है वो हमेशा कंजर्व रहती है। सिमिलरली यहां चार्ज के साथ भी ऐसा ही है कि किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का जो टोटल चार्ज है वो हमेशा कंजर्व्ड रहता है। मान लीजिए हमारे पास एक सिस्टम है और इस सिस्टम के अंदर जो टोटल चार्ज है Q नेट वो है कैपिटल Q माना, तो किसी इस सिस्टम के अंदर टोटल चार्ज हमेशा कितना रहेगा, कैपिटल Q रहेगा। मान लीजिए कहीं से इसके अंदर एक नेगेटिव Q चार्ज आ गया, माना कहीं से एक नेगेटिव Q चार्ज इसके अंदर आ गया, तो डेफिनेटली इस टोटल चार्ज को Q रखने के लिए एक पॉजिटिव Q का भी आना जरूरी है, जिससे ये दोनों अपना इफेक्ट एक दूसरे का कैंसिल करें और इस सिस्टम का नेट चार्ज जो है वो अभी भी कितना बना रहे, कैपिटल Q बना रहे। यानी किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का जो टोटल चार्ज है वो हमेशा कंजर्व रहता है। कंजर्व का मतलब वो उतना ही बना रहेगा, ना तो कभी कम होगा ना ज्यादा होगा। इसको डिफाइन हम ऐसे करते हैं कि द टोटल चार्ज ऑफ एनी आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज रिमेन्स कंजर्व्ड, द चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। ना तो हम चार्ज को यहां बना सकते हैं और ना ही बने हुए चार्ज को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। चार्ज को केवल हम 2 चीजें कर सकते हैं। ये किसी सिस्टम के अंदर अगर चार्ज रखा हुआ है, मान लीजिए यहां पर टोटल चार्ज है +10 कूलम, ना तो हम इसको +9 कर सकते हैं ना +11 कर सकते हैं, ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं ना क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन 2 चीजें हम कर सकते हैं, वो ये है कि ट्रांसफर ऑफ चार्ज इन दैट सिस्टम। इस सिस्टम के अंदर इस 10 कूलम को हम कहीं और भी ट्रांसफर कर सकते हैं। +10 कूलम यहां से हमने उठा के इसको यहां शिफ्ट कर दिया, या यहां से उठा के यहां शिफ्ट कर दिया, ऐसा किया जा सकता है।
या हम एक काम कर सकते हैं कि इसका रीडिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं विद इन द सिस्टम, और साथ साथ इसका रीडिस्ट्रीब्यूशन भी किया सकता है। जैसे अगर यहां पर 10 कूलम चार्ज था तो हमने +2 कूलम +2 कूलम +2 कूलम +2 कूलम +2 कूलम, 2-2 कूलम चार्ज हमने सिस्टम के अंदर ही अलग अलग जगह पर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। So charge can be distributed, charge can be transferred within the system, but charge cannot be created nor destroyed. This is called the conservation law of charge. किसी भी isolated system के charge को हम ना तो create कर सकते हैं, ना बढ़ा सकते हैं और ना कम कर सकते हैं, वो हमेशा जितना है उतना का उतना ही रहेगा। The total charge of this system is capital Q. Then when a minus Q comes inside, a positive Q must come inside to balance, counterbalance the effect of this minus Q, so that the total charge capital Q will be remain constant in this system. ये बात आपके समझ में आ गई? So this is called the conservation law of charge. Law of conservation of charge के कुछ examples हम देखेंगे अभी। जितनी भी chemical reactions होती हैं, all the chemical reactions follow the charge conservation, ये आपने देखा होगा। एक छोटी सी बेसिक सी एक रिएक्शन से मैं आपको एग्जांपल देता हूं। 2Na plus and 2Cl minus when combined with each other they form 2 molecules of NaCl. जब 2 सोडियम आयन एंड 2 क्लोरीन आयन आपस में मिलते हैं तो एक NaCl सॉल्ट जो है उसके 2 मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं। अब कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कैसे देखेंगे कि रिएक्शन से पहले टोटल चार्ज कितना था। द Q net before the reaction, what is Q net before the reaction? That is +2 of Na plus, so that is +2, and 2 of minus, which is -2, and that will give you 0 charge. So that before the reaction the net charge of reactants was 0, and after the reaction के बाद when sodium and chlorine have made a molecule, 2 molecules of NaCl, then molecule is electrically neutral, so that is Q net will be 0. So you can easily see before the reaction and after the reaction the total charge is 0. Before the reaction and after the reaction the total charge is 0, so that in whole process the net charge of system is conserved. इस सिस्टम का पूरा चार्ज क्या है? कंजर्व्ड है। तो जितनी भी केमिकल रिएक्शंस हैं, जितनी भी न्यूक्लियर रिएक्शंस हैं, जो भी आप रिएक्शंस पढ़ेंगे केमिस्ट्री के अंदर, फिजिक्स के अंदर, वो सारी की सारी चार्ज कंजर्वेशन लॉ को फॉलो करेंगी। इसका एक और एग्जांपल मैं आपको समझाता हूं। एक प्रोसेस होती है जिसको हम बोलते हैं पेयर प्रोडक्शन। क्या बोलते हैं? पेयर प्रोडक्शन। व्हाट इज पेयर प्रोडक्शन? पेयर प्रोडक्शन क्या है? जब भी किसी न्यूक्लियस पे गामा रेज टकराती हैं आके, दीज आर गामा रेज, जब किसी न्यूक्लियस पे गामा रेज आके टकराती हैं तो ये 2 पार्टिकल एमिट करता है। एक पार्टिकल होता है विच इज कॉल्ड E प्लस, and the second particle which is called E minus, and E plus is called positron and E minus is called electron. इलेक्ट्रॉन का नाम सबने सुना होगा। पॉजिट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल होता है। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल नहीं है, इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल क्या है? पॉजिट्रॉन, E प्लस एंड E माइनस। अब इस रिएक्शन के अंदर आप देखें कि बिफोर द रिएक्शन total charge Q net was 0 because all the waves, all the rays are electrically neutral. जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रेडिएशन वाली जो वेव होती हैं वो सारी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होती हैं, so that the total charge before the reaction was 0, and after the reaction we got 2 particles. First is having +1 charge and second particle is having -1 charge, so that Q net after the reaction will be +1 -1 and that is equal to 0. So before the reaction and after the reaction the total charge of system is constant, is conserved. रिएक्शन से पहले भी चार्ज 0 था
और रिएक्शन के बाद भी टोटल चार्ज 0 था। और ये जो प्रोसेस है इसको बोलते हैं पेयर प्रोडक्शन, क्योंकि गामा रे जब न्यूक्लियस से टकराती है उसके बाद दो पार्टिकल एमिट करती है। ये दोनों पार्टिकल का जो पेयर है ये एक दूसरे के एंटी पार्टिकल हैं। ये दो पार्टिकल का जो पेयर जनरेट हुआ है, इस वजह से हम इस प्रोसेस को, इस फिनोमेनन को बोलते हैं पेयर प्रोडक्शन। सेम इसका एग्जांपल है, अगर इसी फिनोमेना को हम उल्टा कर दें, अगर इसी फिनोमेनन को उल्टा कर दें तो वो कहलाती है आपकी एनिहिलेशन। एग्जांपल नंबर 2, annihilation. What is annihilation? When a positron and electron combines, then they emits gamma rays. जब एक पॉजिट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन आपस में मिलते हैं तो ये क्या एमिट करते हैं? गामा रेज। सो बिफोर कंबाइनिंग द पार्टिकल वी नो दैट द Q net is, this is +1, this is -1, then Q net will be 0, and after they have combined they produces gamma rays, and gamma rays have no charge, so that Q net will also equal to 0. So before the reaction and after the reaction charge of this system is conserved. तो ये इसके एग्जाम्पल थे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के, कि किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का जो चार्ज है वो हमेशा कंजर्व रहता है, वो जितना है उतना ही बना रहता है। हमारी अर्थ के अंदर जितना चार्ज है वो उतना ही बना रहेगा, आप उसको एक्स्ट्रा चार्ज नहीं दे सकते, ना उसके चार्ज को नष्ट कर सकते हैं। किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का जो टोटल चार्ज है वो हमेशा एक जैसा या कांस्टेंट बना रहता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है चार्ज की, प्रॉपर्टी नंबर 5, इसको आप नोट करें। हम चलते हैं अगली प्रॉपर्टी की ओर, इसको उतार लीजिए फटाफट, आप जल्दी से अपनी वीडियो को पॉज करके इसको उतार लीजिए। अब हम चलते हैं हमारी अगली प्रॉपर्टी की तरफ। प्रॉपर्टी नंबर 6, विच इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, व्हाट डू यू मीन बाय क्वांटाइजेशन? आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने या काफ़ी लोगों ने ये नाम पहली बार सुना होगा, क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन का मतलब क्या होता है, इसको हम बहुत सिंपल तरीके से समझते हैं। क्वांटाइजेशन का मतलब होता है किसी भी चीज़ को बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना, और इतने छोटे टुकड़ों में बांटना कि उससे ज़्यादा छोटे टुकड़े पॉसिबल ना हो। जैसे आप लोगों के घर में सीढ़ियाँ हैं, जब अपन छत पे जाते हैं तो सीढ़ियों पे चढ़ के ऊपर जाते हैं, तो आप जब सीढ़ियों पे चढ़ते हैं तो सीढ़ियाँ काउंट, जब आप चढ़ेंगे तो सीढ़ियाँ काउंट करें, तो अपन कैसे चढ़ते हैं? पहले पहली सीढ़ी पे, फिर दूसरी सीढ़ी पे, फिर तीसरी पे, फिर चौथी पे, पांचवी पे। कोई बहुत एथलेटिक कोई खिलाड़ी होता है तो पहली से तीसरी पे या पांचवी पे जाने की कोशिश भी कर सकता है, चले जाते हैं। लेकिन जितनी भी सीढ़ियाँ आप चढ़ेंगे दैट विल बी इंटीजर नंबर, 1 2 3 4 एल्स जो भी आप नंबर चढ़ेंगे। कभी आपने 1.5 सीढ़ी पे या 2.5 सीढ़ी पे पैर रखा है? 1.5, 1.5वीं सीढ़ी या 2.4 सीढ़ी इतने पे पैर रखा है? इस पे हम पैर रख सकते हैं क्या? इतनी सीढ़ी, इस नंबर वाली सीढ़ी पे पैर रख सकते हैं क्या आप लोग? नहीं रख सकते, क्योंकि सीढ़ी को हमने कुछ निश्चित, कुछ फिक्स फ्रैक्शन में बांटा हुआ है कि जब भी आप ऊपर चढ़ेंगे तो पहले पहला स्टेप, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। अगर मैं पहले के बाद दूसरे से पहले 1.5 यहाँ पे पैर रखूंगा तो रख ही नहीं सकता, ये पॉसिबल ही नहीं है कि मैं यहाँ पर रख सकूं। यानी जब भी आप सीढ़ी चढ़ेंगे तो आप या तो पहली सीढ़ी पे पैर रखेंगे या दूसरी पे या तीसरी पे। तो हमने एक छोटा जो स्टेप है, इस सीढ़ी का जो सबसे छोटा स्टेप है, जो एक बार में कम से कम चढ़ना ही पड़ेगा, दैट स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्वांटम। किसी भी चीज का वो सबसे छोटा पार्ट जिससे और छोटा नहीं हो सकता, या और जितना भी आपको उसमें प्रोसेस करनी है वो उस छोटे टुकड़े के मल्टीपल के फॉर्म में ही आप कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड क्वांटम। क्वांटम, इसको एक और एग्जांपल से हम समझते हैं सिंपली। आप लोगों ने सब्जी खरीदी होगी, कभी भी आप सब्जी खरीदते हैं, सारे लोग, ऐसा कोई भी नहीं होगा जिसने कभी सब्जी नहीं खरीदी हो। जब भी आप लोग सब्जी खरीदते हैं तो सब्जी वाले के पास सबसे छोटा पार्ट कितने ग्राम का होता है? उसके पास जो सबसे छोटा वाला जो वेट है वो कितने ग्राम का होता है?
यूजुअली 100 ग्राम्स का होता है, कितने 100 ग्राम का होता है, 50 ग्राम का भी हो सकता है, लेकिन कम से कम 100 ग्राम के बार्ट सब्जी वाले पे होता है। तो जब सब्जी वाले के पास जो मिनिमम वेट है वो 100 ग्राम का होता है। आप सब्जी वाले से कभी सब्जी मांगते हैं तो कितने ग्राम मांगते हैं? जैसे मान लीजिए मिर्ची, धनिया, कोई भी सब्जी मांगी तो 100 ग्राम है ना, 150, 200, 250 ग्राम है ना, 500 ग्राम। हमेशा आप जब भी उससे सब्जी मांगोगे, अगर उसके पास 100 ग्राम का बाट है, या मान लीजिए चलिए उसके पास 50 ग्राम का बाट जो मिनिमम है, वो हमने मान लिया 50 ग्राम का बाट है। सब्जी वाले के पास सबसे छोटा बाट कितने ग्राम का? 50 ग्राम का। तो वो आपको जब भी सब्जी तोल के देगा, मिनिमम अमाउंट कितना तोल सकता है? 50 ग्राम। जब वो अगली बार तोलेगा दोबारा सब्जी, तो कितने ग्राम तोलेगा? 50 के बाद अगला मेजरमेंट क्या होगा? 100 ग्राम। क्या 50 और 100 के बीच का कोई मेजरमेंट सब्जी वाला कर सकता है? क्या आप सब्जी वाले से मांग के देखिए यार कि 87 ग्राम धनिया दे दे यार, 87 ग्राम धनिया चाहिए मुझे, तो क्या 87 ग्राम धनिया दे सकता है क्या सब्जी वाला? मांग के देखो, वो देगा कितना? आप मांगोगे 87, तब भी वो कितना दे पाएगा? 100 ग्राम। यानी कि वो आपको जब भी सब्जी देगा, वो उसके पास जो मिनिमम वेट है उसके होल मल्टीपल की फॉर्म में आपको देगा। सब्जी वाला जब भी सब्जी देगा, जो आपके पास मिनिमम वेट है उसके होल मल्टीपल की फॉर्म में ही आपको दे पाएगा। यानी 50 ग्राम देगा, फिर 100, फिर 150, 200, 250, इस तरह से 50 के मल्टीपल में ही वो दे सकता है। मान लीजिए आपने 500 ग्राम सब्जी ली, तो अगर उसको उसके मिनिमम वेट से डिवाइड करोगे तो यू विल हैव इंटीजर नंबर, आपको एक पूर्णांक मिलेगा, एक इंटीजर नंबर मिलेगा 10। कभी भी आपको इस 50 को डिवाइड करोगे, जो सब्जी वो तोल रहा है, कभी भी आपको 9.1 या 2.1 इस तरह का कोई भी फिगर नहीं मिलेगा, वो हमेशा मिलेगा इंटीजर नंबर में। ये जब दो प्रोसेस आपके समझ में आ गई, तो यहां से अब समझते हैं कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या है। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज ये सीडी और सब्जी की तरह है कि जब भी, जैसे सब्जी का जब ट्रांसफर हो रहा था तो उसकी एक सर्टेन मिनिमम वैल्यू के होल मल्टीपल की फॉर्म में हो रहा था, इसी तरह से जब भी चार्ज का ट्रांसफर होगा एक जगह से दूसरी जगह, जब भी चार्ज का ट्रांसफर होगा वो उसकी एक मिनिमम सर्टेन वैल्यू के होल मल्टीपल के रूप में ही, उसकी फॉर्म में ही होगा। और चार्ज की ये जो मिनिमम सर्टेन वैल्यू होती है वो होती है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। किसी इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज होता है दैट इज कॉल्ड 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। ये चार्ज की वो सर्टेन मिनिमम वैल्यू है जो एक बार चार्ज ट्रांसफर करने में मिनिमम देनी ही देनी पड़ेगी, या मिनिमम ट्रांसफर होगी ही होगी। ये चार्ज का सबसे छोटा वाला वेट है, उसका सबसे छोटा बांट है कि जब भी आप चार्ज को तोलोगे कहीं देने के लिए, इतना चार्ज आपको मिनिमम देना ही पड़ेगा। जब दूसरी बार अगर आप चार्ज देना चाहते हो तो दैट विल बी ट्वाइस ऑफ E, यानी कि वो होगा 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। इसका मतलब क्या है कि जब भी चार्ज का ट्रांसफर होगा तो टोटल ट्रांसफर्ड चार्ज ऑन एनी अनदर बॉडी, जितना भी टोटल चार्ज आपने ट्रांसफर किया है किसी दूसरी बॉडी को, वो कितनी होगी? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड ऑन दैट ऑब्जेक्ट एंड चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, Q equals to NE, where N is integer number which will be 1, 2, 3 and so on infinity, and the value of E ये हमने आपको पहले ही बता दिया है कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट को हम चार्ज का ट्रांसफर करेंगे तो चार्ज की सर्टेन मिनिमम वैल्यू के मल्टीपल की फॉर्म में, होल मल्टीपल की फॉर्म में करेंगे। तो किसी ऑब्जेक्ट को अगर मुझे चार्ज देना है तो कम से कम कितना चार्ज देना पड़ेगा? एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर, विच इज 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। अगर दूसरी बार देना है तो ट्वाइस ऑफ दैट वैल्यू, तीसरी बार देना है तो थ्राइस ऑफ दैट वैल्यू। जितनी बार हम उसको चार्ज देते जाएंगे उतनी ही बार हमको एक एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज को 1, 2, 3, 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मान लीजिए अगर किसी ऑब्जेक्ट को चार्ज करने के लिए मैंने n इलेक्ट्रॉन्स दिए, n कैन हैव एनी वैल्यू फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी। सो अगर किसी ऑब्जेक्ट को चार्ज करने के लिए मैंने n इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किए, देन द टोटल चार्ज ट्रांसफर्ड ऑन दैट बॉडी विल बी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन टाइम्स द वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन ईच इलेक्ट्रॉन। उस इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है उसको उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई करेंगे, देन यू विल हैव द टोटल चार्ज ट्रांसफर टू एनी ऑब्जेक्ट। इंपॉर्टेंट नोट यहां पर यह है कि ये जो Q है दैट इज नॉट द चार्ज प्रेजेंट इनसाइड द बॉडी, ये उस बॉडी के अंदर प्रेजेंट चार्ज की वैल्यू नहीं है। Q क्या है? उस बॉडी को एक्सटर्नली जितना चार्ज ट्रांसफर किया गया है ये उसकी वैल्यू है।
Q इज नॉट द चार्ज प्रेजेंट इनसाइड द बॉडी, ये वो चार्ज है जो किसी बॉडी को हमने ट्रांसफर किया है इलेक्ट्रॉन देके या इलेक्ट्रॉन निकाल के। अभी ये हम आगे पढ़ेंगे कि कैसे किसी बॉडी को हम चार्ज करते हैं इलेक्ट्रॉन निकाल के या इलेक्ट्रॉन देके, कैसे कोई बॉडी चार्ज होती है, ये अगले जो इसकी प्रॉपर्टीज है उनके अंदर हम पढ़ेंगे। तो दिस इज व्हाट द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, कि जब भी चार्ज का ट्रांसफर होगा उसकी एक सर्टेन मिनिमम वैल्यू के होल मल्टीपल की फॉर्म में ही होगा, एंड दैट सर्टेन मिनिमम वैल्यू ऑफ चार्ज इज कॉल्ड द क्वांटम ऑफ चार्ज। सो व्हाट इज द क्वांटम ऑफ चार्ज? चार्ज का क्वांटम क्या है? चार्ज का क्वांटम है द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, किसी एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जितना चार्ज है वो उस चार्ज का क्वांटम कहलाता है। क्वांटम मतलब सबसे छोटी वैल्यू किसी चीज की कि उससे ज्यादा छोटी वैल्यू पॉसिबल ना हो, दैट इज कॉल्ड द क्वांटम। जैसे आपने शायद तक 11वीं क्लास में कहीं पढ़ा हो वेव में कि जो एनर्जी का क्वांटम है दैट इज कॉल्ड E इक्वल्स टू एच न्यू। अगर किसी ने बोर की जो हाइपोथेसिस है वो पढ़ी होगी तो वहां आपने मोमेंटम का जो क्वांटम पढ़ा होगा P इक्वल्स टू दैट इज NH कट। तो इस तरह से मोमेंटम और एनर्जी दोनों क्वांटाइज क्वांटिटी है। सिमिलरली चार्ज भी एक क्वांटाइज क्वांटिटी है, यानी चार्ज का जब ट्रांसफर होगा तो उसकी एक सर्टेन मिनिमम वैल्यू के होल मल्टीपल के फॉर्म में होगा, और ये जो सर्टेन मिनिमम वैल्यू है ये उस चार्ज का, उस फिजिकल क्वांटिटी का क्वांटम कहलाती है। क्या कहलाती है? क्वांटम। एंड दिस होल प्रोसेस इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो जो भी चीज आपको लिखने की लगे, आपको नोट करनी है, वो अपनी वीडियो को पॉज करके आप नोट कर लें। आज हमने चार्ज की 6 प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा, आप इनको पढ़ें। अभी चार्ज की काफी सारी प्रॉपर्टीज हैं जो हम धीरे धीरे पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। बाकी की जो प्रॉपर्टीज हैं 6 के बाद वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। इस लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।